हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह जो वीडियो है वह लुसेंट सामान्य ज्ञान से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग संगम युग आज हमें पढ़ना है। यहाँ पर है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कि संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। ठीक है, संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का जो अर्थ होता है वह परिषद अथवा गोष्ठी होता है जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। यानी कि संगम जो था वह तमिल कवि और विद्वानों का एक परिषद था, उनका एक समूह था। ठीक है, जहां पर तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। जब तक कि जो संगम था उसकी स्वीकृति प्रदान ना हो तब तक किसी भी रचना का प्रकाशन संभव नहीं था। और जैसे ही जो संगम था उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी तो रचनाओं का प्रकाशन आसान हो जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार जो कि थे तिरुनावुक रसु, इनका नाम था तिरुनावुक रसु ने किया। इन तिरुनावुक रसु जो थे वह 7वीं सदी के प्रारंभ में ही यह एक शैव संत थे और इन्होंने ही कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। तो जो परंपरा के अनुसार जो था प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के द्वारा, ठीक है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे और उनमें संकलित जितने भी साहित्य थे उन्हीं का नाम क्या दिया गया, संगम दिया गया। ठीक है, जिसे हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। ठीक है, 3 भागों में किया जाता है। पहला है पथ्युपतु, दूसरा है इत्थ्यथेको तथा तीसरा है पादिनेन किलकनुकु। ठीक है, किलकनुकु है। तो इन 3 भागों में क्या किया जाता है, जो उपलब्ध संगम साहित्य है उनको विभाजित किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि तिरुवल्लुवर कृत्य कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। जो तिरुवल्लुवर कृत है वह कुराल साहित्य का, ठीक है, कुराल साहित्य का एक आधारभूत क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तो इसमें जो भी विषय हैं त्रिवर्ग आचरण शास्त्र, ठीक है, त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ यहाँ पर स्थान दिया हुआ है और दूसरे तरफ एक स्थान दिया हुआ है, अध्यक्ष के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, स्थान दिया हुआ है, अध्यक्ष दिए हुए हैं और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कि प्रथम संगम मदुरा। ठीक है, प्रथम संगम यहाँ पर इधर लिखा हुआ है, प्रथम संगम स्थान था मदुरा। ठीक है, मदुरा, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। यहाँ पर संकलित जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है अक्टियम परिपादाल। ठीक है, अक्टियम परिपादाल। ठीक है, मदुनारो
मुदुकुरुकु, ठीक है, मुदुरुकु तथा कलारी, कलारी आविरो, ठीक है, कलारी आविरो, इनमें यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट में कि कोई भी इसमें उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर मतलब कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर स्थान बताया गया है कपाटपुरम, ठीक है, कपाटपुरम यहाँ पर स्थान बताया गया है और अध्यक्ष का नाम अगस्त्य लिखा गया है, जिसमें यहाँ पर संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथों में है तोलकापियम, तोलकापियम तमिल व्याकरण, यह तमिल व्याकरण जो कि रचनाकार है तोलकापियर, ठीक है, इसके रचनाकार क्या कौन है, तोलकापियर है और यह एक क्या है, तमिल व्याकरण है, ठीक है। तीसरा संगम जो कि स्थान मदुरा में है और इसके अध्यक्ष नकीरर है और इनके द्वारा जो संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है नेदुनैथैको, कुरुनैथैको, नत्रिनई, नत्रिनई, एनको कुरु भुरु, इनको कुरु भुरु और परिपादाल, परिपादाल कुथुवरी, पेरिशौ तथा शित्रिशौ आदि है, ठीक है, इनके और भी ग्रंथ है। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलोंगो, इलोंगोकृत, इलोंगोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है, ठीक है। यह जो है शिल्पाधिकारम, यह एक उत्कृष्ट रचना है और यह तमिल जनता जो है उसमें राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसको माना जाता है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उनकी पत्नी जो है कड़ंगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो इसमें क्या है कि जो कोवलन है और उसकी पत्नी काड़िंगी एवं उस एक नर्तकी है जिसका नाम है माधवी, इन तीनों के प्रेम की कहानी उसमें है। आगे है कि मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सितलेस्तानार, ठीक है, सितलेस्तानार ने मणिमेकले की रचना की और इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकले, ठीक है, मणिमेकले, कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है और इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिकों एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दंडनाथ जो कि 5वीं सदी की कृति, ठीक है, दंडनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो यह जो है वह बौद्ध यहाँ पर है, आपको बताया जा रहा है कि यह जो है वह बौद्ध लेखक जो दंडनाथ हैं उनकी कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जो जीवक चिंतामणि है वह संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्तक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्तक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। तो यहाँ पर जीवक चिंतामणि का जो लेखक हैं उनका नाम है तिरुक्तक देवर और इनको बताया जा रहा है कि यह पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा पश्चिम पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। तो यहाँ पर हमें 3 जगहों को देखना है। उत्तर पूर्व में चोल, ठीक है, उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण और पश्चिम में चेर है, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य, ठीक है, दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम युगीन राज्यों में, ठीक है, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। जो चोल थे उनका जो राज्य था वह सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ और यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लूरी
बेलूर नदियों के बीच स्थित था और इनके सबसे प्रतापी राजा करिकाल हुआ। जो चोलों का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ उसका नाम था करिकाल। ठीक है, करिकाल उनका नाम हुआ। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। यह जो थे करिकाल, इन्होंने ब्राह्मण को राजकीय संरक्षण दिया। ठीक है, राजकीय संरक्षण दिया और पुहार पतन का निर्माण इसी के समय में हुआ। पुहार पतन जो है वह करिकाल के समय में ही इसका निर्माण हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। इसका दूसरा काम हुआ कि यह कावेरी नदी पर क्या किया, बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। आगे है कि पेरानुपादे के में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। जो ये सारे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये सब तमिल शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर है पेरुनानुपादे में जो करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का क्या बताया गया, विशेषज्ञ बताया गया है। ठीक है, संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था। ठीक है, संगम युग का जो दूसरा राज्य है वह चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ है, आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। ठीक है, और इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आनंद लगभग 155 ईस्वी। ठीक है, एवं सेनगुट्टुवन। ठीक है, सेनगुट्टुवन जो हुए 180 ईस्वी। सेनगुट्टुवन जो ने अधिराज की उपाधि धारण की है, अधिराज की उपाधि धारण की थे और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। इन्होंने क्या किया था कि पत्नी नामक जो धार्मिक संप्रदाय था उसको समाज में प्रतिष्ठापित किया था। ठीक है, प्रतिष्ठित किया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित थे। जो पांड्य थे वह कहाँ स्थित थे, कावेरी के दक्षिण में ये स्थित थे। ठीक है, कावेरी के दक्षिण में स्थित थे और इनकी राजधानी मदुरा में था। ठीक है, पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन जो कि लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। नेंडुजेलियन जो हुआ 210 ईस्वी में हुआ, यह मदुरा इसकी राजधानी। जो नेंडुजेलियन था वह पांड्य राजाओं का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ पांड्य राजाओं में। और जो पांड्य की राजधानी थी वह मदुरा में थे और ये कहाँ रहते थे, ये कावेरी के दक्षिण में रहा करते थे। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नलवे कहा जाता था और यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ठीक है, जो राजा का न्यायालय होता था उसको मनरम कहा जाता था और राजा जो होता था सबसे ऊंचे पद पर होता था और वह जो होता था प्रधान न्यायाधीश होता था। ठीक है, प्रधान न्यायाधीश होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने वाले का जीभ काट लिया जाता था। ठीक है, झूठी गवाही देने वाले का क्या कर दिया जाता था, जीभ को काट दिया जाता था। आगे है कि भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। जो भूमि कर था वह नगद भी था और अनाज दोनों ही रूपों में दिया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग था। जो कर था वह उपज का छठा भाग था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। कभी कभी इसमें वृद्धि भी होती थी और व्यापारियों से सीमा शुल्क तथा चुंगी वसूली की जाती थी। यानी कि व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूली जाती थी। किसान से अनाज वसूला जाता था और कई लोगों से नगद वसूली की जाती थी और किसान से उपज का लगभग छठा भाग क्या कर लिया जाता था, उसको कर के रूप में ले लिया जाता था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व गज रथ तथा पैदल सिपाही संभावित थे। चतुरंगिनी सेना का मतलब हुआ कि इसमें चारों सेनाएं थी, अश्व गज रथ और पैदल सिपाही, ठीक है। और नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनाए जाते थे, ठीक है। जो लोग वीरगति प्राप्त कर लेते थे युद्ध में, उनके लिए पत्थर की मूर्ति बनाया जाता था। और सेनाएं जो थी वह चतुरंगिनी सेनाएं थी। इसमें अश्व गज रथ और पैदल सिपाही हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा जो था अपने आवास के रक्षा के लिए जो महिलाएं थी सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। और आगे है कि संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जल घड़ी का प्रयोग जो था वह संगम काल में किया जाता था, ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, ठीक है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का जो उदय हुआ वह सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ, और जो हुआ और समय में हुआ, और जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था उस टाइम का सबसे यह प्रतिष्ठित वर्ग ब्राह्मण था, ठीक है। और उनकी हत्या जो था, हत्या करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पिया करते थे। जो संगम काल के ब्राह्मण थे वह मांस भी खाया करते थे, साथ साथ सूरा भी पिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ दिखाया गया है कि संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग, ठीक है। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग यहाँ पर है। पुलयन जो थे यह दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। यह जो थे दस्तकार थे जो कि पशु चर्म और रस्सी के मदद से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। इनका नाम, ये जो इनका वर्ग था वह पुलयन वर्ग कहलाता था। एनियर वर्ग जो था वह शिकारियों की एक जाति हुआ करती थी। एनियर जो था वह शिकारियों का एक जाति था। और वहीं मलवार जो था वह लूटपाट करने वाली जाति थी। मलवार जो था, मलवर वह क्या थी? लूटपाट करने वाली एक वर्ग था, एक जाति था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था, जिसका मुख्य पेशा कृषि था। जो बेलार वर्ग था वह ब्राह्मण के बाद स्थान पर आता था संगम समाज में, लेकिन इनका जो काम था वह मुख्य काम था कृषि का काम करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा गया, ठीक है। जो संगम साहित्य है उसमें व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा गया। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। जो संगम साहित्य है उसमें दास प्रथा का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान थी, ठीक है। यहाँ पर जो विवाह को संस्कार के रूप में जो मान्यता प्राप्त थी, इसके बारे में हमें जो जानकारी मिलता है वह तोल्काप्पियम से मिलता है। और इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार हैं। विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं, जो इस तरह हैं: ब्रह्म, देव, अर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इन 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी, ठीक है। परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीणों कहा गया। यह एक पक्षीय परिणय को कैकियोनो एवं अनुचित परिणय को पोरिंदोड़ो कहा गया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम काल में चावल पर मुख्य खाद्यान्न था। जो संगम काल था उसमें चावल जो था वह मुख्य खाद्यान्न के रूप में था और इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। तो चावल को दूध में मिलाकर सांभर नामक जो खाद्यान्न था यानी कि भोजन था उसको तैयार किया जाता था। नर्तकियों एवं गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम काल में संगम समाज में क्या हुआ था कि जो नर्तक थे और नर्तकियां थे और गायक, ये तीनों का जो दल था वह घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पड़ार एवं बिंडेलियर कहा गया है। ठीक है, बिंडेलियर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि तमिल साहित्य में मैचेलियर तथा ओवेयर जैसे कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थी। ठीक है, तमिल साहित्य में जो कि मैचेलियर तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की क्या मिलता है, चर्चा मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की जो औरतें थी यानी कि जो स्त्रियां थी वह सुशिक्षित थी, तभी तो आखिर वे कवि बने, इतने प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के जो लोग थे वह कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। आज भी गाँवों में अतिथियों के आगमन की सूचना जो था वह जो कौवे के बोली को, जब कौवा बोलता है तो लोग बोलते हैं कि अतिथि आने वाले हैं। ऐसा गाँव में आज भी परंपरा है, कई जगह पर सूचना देती है। कौवे नाविकों को सही दिशा भी बोध कराते हैं। ठीक है, जो कौवे हैं वह नाविकों को सही दिशा भी बोध कराते थे और इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। जो कौवे होते थे वह नाविकों को सही दिशा दिखाने में बोध कराते थे और इसीलिए उनको क्या किया जाता था, जहाजों के साथ ले जाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी और इन्हें बिरगल अथवा बीरप्रस्तर कहा जाता था। ठीक है, जो पत्थर गाड़ने की प्रथा थी उन्हें बिरगल अथवा बीरप्रस्तर कहा जाता था और इनकी पूजा भी होती थी। ठीक है, यहाँ पर जो समाधियां होती थी और जो पत्थर गाड़ते थे लोग उस पर समाधियों पर जाकर पूजा भी किया करते थे। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। जो पत्थर थे वह प्रायः क्या होता था कि जो भी वीरगति प्राप्त करते थे युद्ध में लोग, उनके सम्मान में वहां पर पत्थर लगाया जाता था उनके समाधियों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम काल में किसानों को वेलार तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। किसानों को वेलार और उनके जो प्रमुख थे उनको वेलीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। ठीक है, संगम साहित्य में हमें पता चलता है कि जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं वही मुख्य रूप से खेती का कार्य करती है और इन्हें कैडेसीवर कहा गया है। ठीक है, इन्हें कैडेसीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। ठीक है, चोलों का जो समृद्धि का मुख्य कारण था कि उनके पास सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोकोई, ठीक है, कोकोई, सलियूर एवं चेर राज्यों में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ये बंदरगाह के नाम है। ठीक है, कोकोई मोती खोजने का मुख्य पतन था। ठीक है, यह जो था वह मोती खोजने का मुख्य पतन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था।
यहाँ पर जो कोरोमंडल है वह समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। ठीक है, इस जो बंदरगाह था वहां से रोम तक का व्यापार होता था और 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। ठीक है, 1945 में जब यहाँ पर खुदाई हुआ तो एक रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी है। ठीक है, यहाँ पर मनके निर्माण के कारखाने भी मिले हुए हैं। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। ठीक है, पेरिप्लस में जो अरिकमेडु है उसको पेडोक कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखना है नोट में कि क्या कुछ लिखा हुआ है। नोट में लिखा हुआ है कि संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिम्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तो जो हिम्पोलस इन्होंने मानसूनी हवाओं के सहारे जहाजों से सीधा समुद्र पार करने के लिए सीधी समुद्र पार करने के विधि इन्होंने खोज निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गन था। ठीक है, जो मुर्गन है वह तमिल देश का प्राचीन देवता है और कालांतर में उनका नाम सुब्रह्मण्य हो गया। ठीक है, सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ इनका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है और स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही अर्थ होता है। ठीक है, तमिल भाषा में मुर्गन शब्द का यही क्या होता है, अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मुर्गन का जो प्रतीक है वह मुर्गा माना जाता है। मुर्गन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा इसके विषय में यह मान्यता है कि उस पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है, कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है और उसका अस्त्र वर्षा है। ठीक है, उसका अस्त्र क्या है, वर्षा है और कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नी में माना गया, पत्नियों में माना गया है, जो कि कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की जो स्त्रियां हैं उनमें क्या माना है गया है कि मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा लुसेंट सामान्य ज्ञान का, उसका टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य। हम लोग अगले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे।